पश्चिम बंगाल नदियों और संस्कृति का संगम। पश्चिम बंगाल इंडिया का एक इंपॉर्टेंट स्टेट है जो अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। राज्य की लाइफलाइन यानी कि यहाँ की नदियां यहाँ के कल्चर, इकोनॉमी और लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। गंगा, दामोदर, तीस्ता जैसी पवित्र नदियां राज्य की धरती को सींचती हैं और लाखों लोगों को जिंदा रखने में मदद करती हैं। ये नदियां सालों से व्यापार, खेती और ट्रांसपोर्टेशन का केंद्र रही हैं और यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन यह नेचुरल ब्यूटी और समृद्धि अक्सर नेचुरल डिजास्टर्स का शिकार भी होती है। पश्चिम बंगाल बाढ़ जैसी डिजास्टर्स से परेशान रहा है, जिसने राज्य की इकोनॉमी और लोगों के जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। 2024 में आई भयानक बाढ़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने राज्य के कई जिलों को पानी में डुबो दिया और लाखों लोगों को प्रभावित किया। यह बाढ़ राज्य के लिए एक वार्निंग है जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज का सही मैनेजमेंट करने और डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देने के लिए कहती है। इस एसे में हम 2024 की बाढ़ के रीजंस, इफेक्ट्स और इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे। साथ ही फ्यूचर में ऐसी डिजास्टर से बचने के सॉल्यूशंस और सजेशंस भी देखेंगे। 2024 की भयानक बाढ़ एक झलक। सितंबर 2024 पश्चिम बंगाल के लिए एक बुरा समय लेकर आया। राज्य के कई हिस्सों में आई भयानक बाढ़ ने तबाही मचा दी, जिससे लाखों लोग परेशान हुए और नॉर्मल लाइफ ठप हो गई। यह बाढ़ राज्य के इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ में से एक थी, जिसने राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम की पोल खोल दी। इस नेचुरल डिजास्टर ने राज्य के कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया, जिनमें हावड़ा, हुगली, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, बांकुरा और पुरुलिया इंपॉर्टेंट थे। इन जिलों में नदियों का वाटर लेवल खतरे के निशान से ऊपर चला गया, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया। घाटल और उदयनारायणपुर जैसे एरियाज में सिचुएशन और भी खराब थी, जहां नदी के किनारे टूटने से बाढ़ का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में फैल गया। इस बाढ़ ने न केवल लोगों के घरों को तबाह किया, बल्कि उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। बाढ़ के कारण नेचुरल और मैन मेड रीजंस। 2024 में पश्चिम बंगाल में आई भयानक बाढ़ के पीछे कई रीजंस थे। इसमें कोई डाउट नहीं कि नेचुरल रीजंस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन इंसानों की लापरवाही और मिसमैनेजमेंट ने भी इस डिजास्टर को और बढ़ावा दिया। एक इंपॉर्टेंट रीजन बंगाल की खाड़ी में बना गहरा डिप्रेशन था, जिसकी वजह से राज्य में बहुत तेज बारिश हुई। यह अनयूजुअल बारिश नदियों के वाटर लेवल में अचानक बढ़ोतरी का कारण बनी, जिससे बाढ़ की सिचुएशन पैदा हो गई। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि केवल हैवी रेनफॉल ही बाढ़ का एकमात्र कारण नहीं थी। फ्लड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, नदी के किनारों का कमजोर होना और बिना प्लान के किया गया अर्बनाइजेशन ने भी इस डिजास्टर को और बढ़ावा दिया। दामोदर घाटी निगम डीवीसी द्वारा डैम्स से पानी छोड़े जाने को भी बाढ़ का एक इंपॉर्टेंट रीजन माना जा रहा है। डीवीसी द्वारा बिना किसी इंफॉर्मेशन के बहुत सारा पानी छोड़े जाने से नदी का वाटर लेवल अचानक बढ़ गया, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। दामोदर घाटी निगम रोल और कंट्रोवर्सी। दामोदर घाटी निगम डीवीसी एक मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है, जिसे बाढ़ को कंट्रोल करने, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन जैसे कामों के लिए बनाया गया था। हालांकि 2024 की बाढ़ के बाद से डीवीसी के काम करने के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं। डीवीसी पर आरोप है कि उसने बिना बताए अपने डैम से बहुत सारा पानी छोड़ दिया, जिससे बाढ़ की सिचुएशन और भी खराब हो गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर डीवीसी ने सही समय पर और कंट्रोल तरीके से पानी छोड़ा होता, तो बाढ़ का असर कम किया जा सकता था। इसके अलावा डीवीसी पर फ्लड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस में लापरवाही का भी आरोप है। नदी के किनारों की मरम्मत न होना और पानी निकालने वाले सिस्टम का ब्लॉक होना बाढ़ के पानी के तेजी से फैलने का कारण बना। डीवीसी द्वारा अपने डैम्स के मैनेजमेंट को लेकर उठ रहे सवालों ने राज्य में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बाढ़ का कहर, जनजीवन अस्त व्यस्त। 2024 की बाढ़ ने पश्चिम बंगाल के लोगों के जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई और राज्य की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा।
बाढ़ के पानी ने हजारों घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में लोगों को रहने की जगह दी गई, लेकिन जगह की कमी और बेसिक सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। राज्य के कई हिस्सों में बिजली और कम्युनिकेशन सिस्टम्स ठप हो गए, जिससे लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया। सड़कों और रेलवे लाइनों को नुकसान पहुंचा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ गया। बाढ़ का पानी कम होने के बाद लोगों को अपने घरों को लौटने पर बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा। उनके घर मलबे में बदल चुके थे और उनके पास खाने पीने की चीजों की कमी थी। सेक्शन 6, राजनीतिक भूचाल, आरोप प्रत्यारोप का दौर। 2024 की बाढ़ ने पश्चिम बंगाल में एक पॉलिटिकल भूचाल ला दिया। सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, जिसमें दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लापरवाही और मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा रही थीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाढ़ के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि केंद्र ने राज्य को इनफ राहत सामग्री नहीं दी। उन्होंने डीवीसी पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि डीवीसी ने बिना बताए अपने डैम से पानी छोड़ दिया, जिससे बाढ़ की सिचुएशन और भी खराब हो गई। विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री पर बाढ़ की सिचुएशन से निपटने में फेल होने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ठोस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नहीं था, जिसकी वजह से बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम नहीं किया जा सका। सेक्शन 7, चुनावी रणभेरी बाढ़ और वोट बैंक। 2024 की बाढ़ का असर आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी पड़ना तय है। सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों का क्रेडिट लेने की कोशिश में लगे हैं। बाढ़ ने राज्य के पॉलिटिकल इक्वेशंस को बदल दिया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का गुस्सा सत्ताधारी दल के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। विपक्षी दल सत्ताधारी दल की मिस्टेक्स को लोगों के सामने लाने और उनका सपोर्ट हासिल करने के लिए बाढ़ के मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बाढ़ का असर आने वाले चुनावों पर कितना पड़ता है और कौन सी पार्टी लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब होती है। सेक्शन 8, फ्यूचर की स्ट्रैटेजी, सॉल्यूशंस और सजेशंस। 2024 की बाढ़ ने पश्चिम बंगाल को डिजास्टर मैनेजमेंट के महत्व का कठोर सबक सिखाया है। फ्यूचर में ऐसी डिजास्टर से बचने के लिए राज्य को एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। राज्य को फ्लड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने, नदी के किनारों की मरम्मत करने और पानी निकालने वाले सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है। बाढ़ की पहले से वार्निंग देने वाले सिस्टम को मजबूत करने और लोगों को सही समय पर इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है। बिना प्लान के हो रहे अर्बनाइजेशन को रोकने और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को बढ़ावा देने की जरूरत है। राज्य को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स बनाने की जरूरत है, जो इमरजेंसी सिचुएशंस में तुरंत हेल्प कर सके। सेक्शन 9, कंक्लूजन, एक सतर्क भविष्य की ओर। 2024 की बाढ़ पश्चिम बंगाल के लिए एक बहुत ही दुखद घटना थी, जिसने राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम की कमजोरियों को सबके सामने ला दिया। यह बाढ़ राज्य के लिए एक वार्निंग है, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज का सही मैनेजमेंट करने और डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देने के लिए कहती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि नेचुरल डिजास्टर्स से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उनके इंपैक्ट को कम जरूर किया जा सकता है। इसके लिए हमें सबको मिलकर काम करने की जरूरत है और गवर्नमेंट, एनजीओज और आम जनता को मिलकर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। केवल तभी हम फ्यूचर में ऐसी डिजास्टर से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और अपने राज्य को एक सेफ और समृद्ध फ्यूचर की तरफ ले जा सकते हैं।